हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम करेंगे बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर, यानी जो आपके बायोटेक्नोलॉजी की जो एप्लीकेशंस है वो एग्रीकल्चर के अंदर कौन कौन सी फील्ड में है, एग्रीकल्चर में हम बायोटेक का कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें मेनली हम जानेंगे बीटी कॉटन के बारे में। तो चलिए देखते हैं। लेट अस लुक एट द 3 ऑप्शंस दैट कैन बी थॉट फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। यदि हमें फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो ये हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। सबसे पहला है आपका एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, यानी जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर हम अलग अलग केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करें जिससे हमारी जो क्रॉप है उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके। सेकंड ऑप्शन है आपका ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के अंदर हम क्या डालते हैं, जो भी आपके केमिकल फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो सब ऑर्गेनिक बेस्ड होते हैं, उनके अंदर कोई भी केमिकल्स नहीं होता। हम जैसे कि जो हमारा वेस्ट होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, उसी से ही हम मैन्योर बना सकते हैं, गोबर खाद होगी। तो इन सब का यूज़ करके हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कर सकते हैं और उससे हमारी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। तो ऐसी हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस रहेगी जिसके अंदर हम जो सीड को यूज़ करेंगे या हम जो प्लांट को यूज़ करेंगे वो प्लांट को हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड किया है, उसके जीन्स को हमने चेंज किया है। मान लीजिए कोई प्लांट है, उसके अंदर आप उसकी प्लांट की हाइट को इंक्रीज करते हैं, तो हमने क्या किया है, प्लांट के जीन्स के अंदर कुछ चेंज किया और जो प्लांट अब पहले वाइल्ड कंडीशंस में कम हाइट का मिलता था, मान लो अब उसकी हाइट जो है वो ज़्यादा होगी। हाइट ज़्यादा होगी तो इसका मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया। तो ऐसे ये कौन सी अप्रोच है, तो हम इसको कहते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड अप्रोच। देखिए आगे अब, द ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सीडेड इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई। पहले क्या था, सबसे पहले हम बोलते हैं हरित क्रांति। तो हरित क्रांति को कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन ने क्या किया था, जो फूड सप्लाई, जो भोजन की डिमांड थी उसको 3 गुना कर दिया था। मतलब जो डिमांड थी उसको पूरा करने में 3 गुना उसने अपना सहयोग दिया। बट येट इट वाज नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। लेकिन जो फूड के प्रोडक्शन को 3 गुना करने के बाद भी जो ह्यूमन पॉपुलेशन, जो लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, उसकी नीड को तब भी हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इंक्रीज यील्ड्स हैव पार्टली बीन ड्यू टू द यूज ऑफ इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज़। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर जो हमने पैदावार को बढ़ाया था उसके अंदर क्या था, हमने जो क्रॉप की जो फसल की जो किस्में थी वो अलग अलग थी, तो उनको हमने यूज किया था। सबसे पहले हम वाइल्ड जो वैरायटीज़ थी उनका यूज़ करते थे, जो नेचुरल कंडीशंस में हमें मिलती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, आपके उन्हीं वैरायटीज़ को कुछ इम्प्रूवमेंट करके हमने इम्प्रूव क्रॉप वैरायटीज़ का यूज किया, जिसके कारण हमारी प्रोडक्शन बढ़ी है। बट मेनली ड्यू टू द यूज ऑफ बेटर मैनेजमेंट ऑफ प्रैक्टिसेस एंड यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स। तो ये 3 चीज़ें थी। सबसे पहले हमने क्रॉप की वैरायटीज़ को इंक्रीज़ किया, मतलब अच्छी बेटर क्वालिटीज़ की जो वैरायटी थी उनको हमने बोया। उसके बाद हमने जो एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिस थी, जो हम क्रॉप को मैनेज करने के लिए अलग अलग काम करते हैं, उसके अंदर भी हमने चेंज किया, उसको भी अच्छे से मैनेज किया। और तीसरा था आपको एग्रोकेमिकल बेस्ड, मतलब कि हमने फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करके अपनी पैदावार को बढ़ाया। तो ये था आपका मेनली ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर काम किया गया। तो सबसे पहला था आपका इम्प्रूव्ड क्रॉप वैरायटीज़ को यूज किया गया, बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एज वेल एज द यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स विच आर फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। आगे देखिए, हाउएवर फॉर फार्मर्स इन द डेवलपिंग वर्ल्ड एग्रोकेमिकल्स आर ऑफन टू एक्सपेंसिव एंड फर्दर इंक्रीज इन यील्ड विद एग्जिस्टिंग वेराइटीज़ आर नॉट पॉसिबल। देखिए, लेकिन जो आजकल के किसान हैं उनके लिए जो एग्रोकेमिकल बेस्ड है, मतलब जिसके अंदर हम पेस्टिसाइड्स और एग्रीकल्चर का यूज़ कर रहे हैं, वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, वो काफ़ी पैसे लगते हैं उस चीज़ में, और जो किसानों के पास होते नहीं हैं वो इनका ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। और अगला क्या है, फर्दर इंक्रीज इन द यील्ड विद एग्जिस्टिंग वेराइटीज़ आर नॉट पॉसिबल। जो लगातार हम क्रॉप की वैरायटीज़, वही वैरायटीज़ हम काफ़ी समय से यूज़ करते आ रहे हैं, तो जब हम लंबे समय तक यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा पैदावार नहीं दे पाएंगे जो वो देते रहे हैं, या आगे अगर हम उनकी पैदावार को बढ़ाते रहना चाहते हैं तो हमें जो क्रॉप की वैरायटीज़ हैं इनको चेंज करना होगा।
Is there any alternative path that our understanding of genetics can show that farmers may obtain maximum yield from their field? क्या कोई एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर हम अपनी जेनेटिक्स की जो नॉलेज है उसको यूज़ करके हम किसान के लिए ज़्यादा पैदावार कर सकते हैं? हम कुछ ऐसे सीड तैयार करें, ऐसी वैरायटीज़ तैयार करें जिसके अंदर हम उस प्लांट का जेनेटिक्स जो अंदर के जीन्स जो उनके अंदर चेंज करें और जिससे उसके जो पैदावार है, जो इसकी प्रोडक्शन है, उसके अंदर काफ़ी इंक्रीज हो। देखिए आगे, इज़ देयर ए वे टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स सो दैट देयर हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट आर रिड्यूस्ड? का ऐसा कोई तरीका है जिसके अंदर हम फर्टिलाइज़र्स हो गए और केमिकल्स हो गए, जिनका हम पेस्टिसाइड्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, जो हम स्प्रे करते हैं, सभी केमिकल्स हैं, तो इनका हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर और हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम कुछ इनका यूज़ को कम कर सकें? द यूज़ ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इज़ ए पॉसिबल सॉल्यूशन। यदि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का यूज़ करें तो ये एक इनका अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है, जिसके अंदर हम ज़्यादा एग्रीकल्चर के लिए केमिकल्स और ये आपके पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। साथ में ही जो आपकी वैरायटीज़ हैं उनकी से भी हमें बेटर प्रोडक्शन मिल जाएगी यदि हम उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड बना दें। आगे देखिए, प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एनिमल्स। Plants, bacteria, fungi and animals whose genes have been altered by manipulation are called genetically modified organisms। तो ये आपको डेफिनेशन बताई गई है कि भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं। तो ऐसे सेल्स या फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स जैसे कि हम प्लांट को भी ले सकते हैं, बैक्टीरिया को ले सकते हैं, फंजाई को ले सकते हैं, या कोई भी एनिमल्स को ले सकते हैं जिसके जीन्स, हुज जीन्स हैव बीन अल्टर्ड, जिसके जीन्स को चेंज किया गया है बाय मैनिपुलेशन, वो उनके जीन्स के साथ छेड़छाड़ की गई है, उनको मैनिपुलेट किया गया है, उनके बाद उनको चेंज किया गया है। जो पहले के वाइल्ड है, मान लो कोई हमने 2 प्लांट लिए हैं, एक प्लांट वाइल्ड कंडीशन में था लेकिन उसी प्लांट को एक हमने उसके जीन्स को चेंज किया, उसके साथ मैनिपुलेशन की और इसको बिल्कुल चेंज कर दिया। अब वो जो 2 वैरायटीज़ है, तो जो दूसरी वैरायटी है जिसके जीन्स को हमने चेंज किया है उसको हम कहेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। नाम से ही लग रहा है जेनेटिकली मॉडिफाइड, उसके जीन्स को मॉडिफाई किया गया है, उस ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है, उसके जीन्स के साथ छेड़छाड़ की गई है, तो इसको कहते हैं जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। देखिए, जीएम प्लांट्स हैव बीन यूजफुल इन मैनी वेज। ये जो आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स होते हैं वो बहुत तरीक़ों में फ़ायदेमंद होते हैं। कैसे? देखिए, सबसे पहले इट मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस। जो आपके एबायोटिक स्ट्रेस हैं जैसे कि कोल्ड है, ड्राफ्ट है, सोल्ट, हीट, ये जो एबायोटिक स्ट्रेस है, जैसे कि अचानक से सूखा गिर गया, अचानक से ज़्यादा ठंड हो गई और ये सोल्ट की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये सब क्या है आपके एबायोटिक स्ट्रेस हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन हम करते हैं तो इन्हीं के ऊपर टारगेट करते हैं कि हम इन क्रॉप्स को इसके लिए रेजिस्टेंट बना सके, जिससे ज़्यादा असर इनके ऊपर, प्लांट के ऊपर ना हो इन चीज़ों का। तो सबसे पहला फ़ायदा है कि भाई मेड टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस, जो ये आपकी फसलें हैं उनको जो एबायोटिक स्ट्रेस हैं इनसे टॉलरेंट किया जा सके ताकि इनके ऊपर असर ना हो। अगला देखिए, रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स, मतलब कि जो फसल के लिए जो केमिकल पेस्टिसाइड्स की रिक्वायरमेंट होती है कि मान लो कोई पेस्ट को है और उसको ख़त्म करना है तो हम केमिकल्स की स्प्रे करते हैं, तो हम कोई ऐसी क्रॉप बनाएं जिसके अंदर पेस्टिसाइड्स की रिक्वायरमेंट ही ना हो, ताकि उसके पेस्टिसाइड्स मतलब केमिकल्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंड ना रहें। तीसरा देखिए, हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, हार्वेस्टिंग करने के बाद जो नुकसान होते हैं उसको कम किया जा सके। अगला है इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेज बाय प्लांट्स, जो प्लांट्स आपके सॉइल से मिनरल को ले रहे हैं तो जो मिनरल प्लांट के अंदर जाने के बाद उसको अच्छी तरह से वो यूज़ कर सके उस मिनरल को, ताकि मिनरल्स की रिक्वायरमेंट कम हो। देखिए नीचे लिखा हुआ है, दिस प्रिवेंट्स अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल,
ताकि जो एक मिनरल प्लांट के अंदर गया है उसको अच्छे से प्लांट यूज करेगा, तभी तो वो नेक्स्ट उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। और इसी कारण क्या होती है, आपकी सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है, जल्दी से वो फर्टिलिटी ख़त्म नहीं होगी जब प्लांट मिनरल्स को अपनी फुल एफिशिएंसी से यूज़ करेगा। देखिए आगे, एनहांस्ड न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड, मतलब कि कोई फूड है, इस फूड के अंदर ही हम कोई दूसरा न्यूट्रिएंट को डाल दें। जैसे कि आपका इसका एक एग्जांपल है गोल्डन राइस। जो आपका नॉर्मल राइस होता है उसके अंदर विटामिन ए कम होता है, लेकिन ये जो गोल्डन राइस की वैरायटी बनाई गई इसके अंदर विटामिन ए की मात्रा को बढ़ाया गया। तो याद रखना है गोल्डन राइस क्या है, तो विटामिन ए एनरिच्ड राइस, एक ऐसा राइस जिसके अंदर विटामिन ए का कंटेंट बढ़ाया गया है। In addition to these uses, GM have used to create tailor-made plants to supply alternative resources to industries। जैसे आपकी जानकारी में होगा कि जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए प्लांट भी रिक्वायर्ड होते हैं। अलग अलग इंडस्ट्रीज़ का अलग अलग रॉ मटेरियल होता है, रिसोर्सेज जो यूज किए जाते हैं। तो हम जेनेटिक मॉडिफिकेशंस का यूज़ करके हम बेटर रिसोर्सेज बना सकते हैं प्लांट्स को, जिसको हम डायरेक्टली इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी भी इंडस्ट्रीज़ को सेलुलोज की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो हम कुछ ऐसा प्लांट बनाएंगे जिसके अंदर की सेलुलोज का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो, जो कि प्लांट का साइज़ भी बड़ा हो जिसमें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके। तो हम कुछ ऐसी जेनेटिक मॉडिफिकेशन करेंगे कि उस प्लांट का जो बायोमास है वो बहुत ज़्यादा बने और वो प्लांट हम इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई कर सकें। देखिए, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च हो सकता है, फ्यूल्स हो सकते हैं, बायोफार्मास्यूटिकल्स होते हैं। तो ये सभी मटेरियल्स या रिसोर्सेज हैं जो आपकी इंडस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो हम स्पेसिफिक इसी को टारगेट करके हम सेल्फ मेड या हम कहते हैं टेलर मेड, पहले से ही बिल्कुल रेडी एक ऐसा प्लांट की प्रोडक्शन कर सके जो डायरेक्टली इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई करेगा। जैसे कि वो स्टार्च की सप्लाई कर सकता है, फ्यूल्स की, जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है वो इंडस्ट्रीज़ को पूरी करेगा। तो ये भी एक टारगेट है आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स का। आगे देखिए, सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर दैट यू विल स्टडी इन डिटेल आर प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे जो एप्लीकेशन है, आपकी मेन एप्लीकेशन जो हम पढ़ने वाले हैं उसके अंदर है हम कुछ ऐसे प्लांट बनाए जिसके अंदर की पेस्ट उसके ऊपर असर ना दिखा सके। पेस्ट, तो पेस्ट को किल करने के लिए हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, तो हमें इन पेस्टिसाइड्स की रिक्वायरमेंट ही ना रहे तो कुछ ऐसा प्लांट बनाया जाएगा। देखिए, विच वुड डिक्रीज़ द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड यूज, क्योंकि अब प्लांट के अंदर पेस्ट प्रेजेंट नहीं है, हमने प्लांट को पेस्ट रेजिस्टेंट बना दिया है, तो हमें क्या चाहिए, हमें अब पेस्टिसाइड की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय ए बैक्टीरियम कॉल्ड बैसिलस thuringiensis। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। बीटी टॉक्सिन कौन से बैक्टीरिया से बन रहा है, तो हम कहेंगे बैसिलस thuringiensis। इसको हम बीटी बोल देते हैं शॉर्ट में, यहाँ से बी आया और एक स्मॉल टी, तो बीटी। बीटी क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये कौन से बैक्टीरिया से लिया गया है, तो उसको बोलेंगे बैसिलस thuringiensis। बीटी टॉक्सिन जीन हैज़ बीन क्लोन्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड एक्सप्रेस्ड इन प्लांट्स। तो ये जो बैक्टीरिया है बैसिलस thuringiensis, इससे इस जीन को आइसोलेट किया गया, इसको फिर हमने प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस किया, जो हम पहले चैप्टर में कर चुके हैं कि भी कैसे हम डालते हैं, कैसे वो एक्सप्रेस करवाते हैं। तो प्लांट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करने के बाद वहाँ पे एक्सप्रेस करवाया गया और उस प्लांट के अंदर इसने बीटी टॉक्सिन को बना दिया। अब क्या होगा, उसको एक्सप्रेस किया गया इन द प्रोवाइड टू रेजिस्टेंट टू द इंसेक्ट। अब वो बीटी टॉक्सिन जो है, अब कोई भी प्लांट है, मान लो कोई प्लांट है को इंसेक्ट खाएगा, तो वो जो उसके अंदर सेल के अंदर बीटी टॉक्सिन जो प्रोटीन है वो एक्सप्रेस हो रहा है, और वो जो बीटी टॉक्सिन है उस इंसेक्ट को किल कर सकता है। तो हमने क्या किया है, प्लांट को ही चेंज कर दिया, उसके जीन्स के अंदर हमने एक एडिशनल जीन डाल दिया बीटी टॉक्सिन का, जिसके कारण कोई भी इंसेक्ट उसको खाएगा तो वो जो टॉक्सिन है उसके अंदर जाएगा और उस इंसेक्ट को किल कर देगा। तो हमें क्या लगा, अब हमें कोई भी पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत नहीं है, उस इंसेक्ट को केमिकल वगैरह से मारने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो अपने आप ही मर जाएगा। विदाउट द नीड फॉर इंसेक्टिसाइड इन फर्टिकेटेड बायोपेस्टिसाइड। तो हम इसको कहते हैं, ये क्या बन गया, एक बायोपेस्टिसाइड। इसका एग्जांपल क्या है, बीटी कॉटन है, बीटी कॉर्न है, राइस, पोटैटो, टोमेटो एंड सोयाबीन।
तो ये सभी जो क्रॉप्स हैं इनको मॉडिफाई किया गया है, हम इसको कहेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, या हम बोलेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, जिसके अंदर हमने क्या किया है, इन सभी प्लांट्स के अंदर बीटी टॉक्सिन को एक्सप्रेस करवाया है। देखिए थोड़ा डिटेल में देखते हैं हम बीटी कॉटन के बारे में। BT cotton, some strains of Bacillus thuringiensis produce proteins that kill certain insects such as Lepidopterans, जिसके अंदर टोबैको बडवॉर्म आता है, आर्मी वॉर्म आता है, कोलियोप्टेरेंस जिसके अंदर बीटल्स आती हैं, डिप्टेरेंस जिसके अंदर फ्लाइज एंड मॉस्किटोज आते हैं। तो ये क्या है, आपका एक बैक्टीरिया है बेसिलस thuringiensis, वो कुछ ऐसा प्रोटीन बनाता है जिसको हम कहते हैं बीटी टॉक्सिन। वो कुछ इंसेक्ट्स को किल कर सकता है। वो जो प्रोटीन बनाया उसने अपने सेल के अंदर, आपको पता है प्रोटीन कहाँ से बना, तो mRNA से बना होगा किसी न किसी, और जो mRNA है वो कहाँ से बना, तो वो किसी न किसी DNA से बना है। तो हम क्या कहेंगे, बैक्टीरिया के अंदर एक ऐसा जीन है जो कि आगे जाके ऐसा प्रोटीन बनाता है जो कि इंसेक्ट्स को किल कर सकता है। कौन से इंसेक्ट्स को, तो याद रखना है लेपिडोप्टेरेंस, डिप्टेरेंस, कोलियोप्टेरेंस। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, तो लेपिडोप्टेरेंस के अंदर टोबैको बडवॉर्म और आर्मीवॉर्म, कोलियोप्टेरेंस के अंदर आपके बीटल्स आते हैं, डिप्टेरेंस के अंदर आपके फ्लाइज एंड मॉस्किटोज आते हैं। आगे देखिए, बेसिलस thuringiensis फॉर्म्स प्रोटीन क्रिस्टल ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ। तो ये जो आपका बैक्टीरिया है बेसिलस thuringiensis, ये एक प्रोटीन बनाता है, वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है। देखिए एक प्रोटीन जो कि एक क्रिस्टल की फॉर्म में होता है, एक अपने लाइफ के दौरान, अपनी जब ग्रोथ हो रही है उसके दौरान एक प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन क्रिस्टल। दीज क्रिस्टल्स कंटेन ए टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन क्रिस्टल बना है इसके अंदर क्या है कि टॉक्सिक है, एक जहर है जिसको हम कहते हैं इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। वाई डज दिस टॉक्सिन नॉट किल द बेसिलस। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, अगर ये टॉक्सिक है तो बैक्टीरिया के अंदर ये बना है, तो बैक्टीरिया खुद क्यों नहीं मर रहा है इससे, क्योंकि टॉक्सिक है तो बैक्टीरिया के अंदर है तो उसको भी किल होना चाहिए इससे। एक्चुअली द बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन्स। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब ये बैक्टीरिया के अंदर बना है तो उस वहाँ पर वो बैक्टीरिया के अंदर अपनी एक्टिव फॉर्म में नहीं है, वो उस टाइम इनएक्टिव है। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन, इनएक्टिव फॉर्म है जिसको हम कहते हैं प्रोटॉक्सिन। बट वंस एन इंसेक्ट इंजेस्ट द इनएक्टिव फॉर्म, अब क्या होगा, मान लीजिए कोई इंसेक्ट आया, इंसेक्ट प्लांट के ऊपर बैठा और उसने मान लो लीफ को खाया, तो लीफ के अंदर प्लांट सेल है, तो सेल के अंदर ये प्रोटीन है। अब ये प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में है अभी तक, लेकिन जब इंसेक्ट ने इसको इंजेस्ट किया, अपने अंदर उसको खाया, तो अब क्या होगा, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक्सिन ड्यू टू एल्कलाइन पीएच ऑफ द गट। अब क्या होगा, जो आपका इंसेक्ट है, इंसेक्ट का जो गट है, जो उसका पेट है, उसके अंदर पीएच जो होती है वहाँ की, वहाँ पर एल्कलाइन होती है। और आपको ये बात पता है, जो नॉर्मली आपकी भी अगर पीएच की बात किया जाए गट की, तो वो एसिडिक होती है, लेकिन जो आपका इंसेक्ट है वहाँ पर एल्कलाइन पीएच है। और ये एल्कलाइन पीएच जो आपका जो इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन है उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो अब आपको पता लगा कि वो बैक्टीरिया को क्यों किल नहीं कर रहा है, वो प्रोटीन जो बीटी टॉक्सिन है वो इसलिए किल नहीं कर रहा है क्योंकि वो बैक्टीरिया के अंदर अपनी इनएक्टिव फॉर्म में है, क्योंकि वहाँ पर एल्कलाइन पीएच नहीं है और उसको एक्टिव होने के लिए एल्कलाइन पीएच की रिक्वायरमेंट होती है। और वो पीएच इसको कहाँ मिलेगी, जब इंसेक्ट इसको खाएगा तो वो उसके गट के अंदर जाएगी, पेट में पहुँचेगा, और पेट के अंदर एल्कलाइन पीएच है तो वहाँ पर वो एक्टिव होगा। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, Once an insect ingests the inactive protein, it converted in active form of toxin due to alkaline pH। जैसे ही उसने इंजेस्ट किया अपने अंदर, तो ये जो आपका जो इनएक्टिव टॉक्सिन है वो एक्टिव फॉर्म में हो जाता है ड्यू टू एल्कलाइन पीएच ऑफ द गट। जो इंसेक्ट के गट के एल्कलाइन पीएच है उसके कारण विच सोल्यूबलाइज द क्रिस्टल्स, जिसके कारण वो जो प्रोटीन क्रिस्टल की फॉर्म में था वो सोल्यूबलाइज हो जाता है। वो अभी तक क्रिस्टल की फॉर्म में था और वो वहाँ पर जाकर के सोल्यूबलाइज हो गया, मतलब मिक्स हो गया वहाँ पे। अब क्या करेगा, द एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड्स टू द सरफेस ऑफ द मिड गट एपिथेलियल सेल्स। तो गट के अंदर जो लाइनिंग है, जो आपकी गट की वॉल है, वहाँ पे एपिथेलियल सेल्स हैं, जो ये क्या करेगा, जो मिड गट होता है आपका, जो इंसेक्ट का मिड गट है, वहाँ पर ये क्या करेगा, वहाँ पर जो एपिथेलियल सेल्स हैं
वहाँ पर ये बाइंड करेगा और उसके अंदर क्रिएट पोर्स दैट कोज स्वेलिंग एंड लाइसिस। तो ये इसे पूछा जा सकता है कि एक्शन ऑफ बीटी टॉक्सिन। तो सबसे पहले क्या किया, इंसेक्ट ने उसको इंजेस्ट किया, इंसेक्ट के पेट में पहुंचा वो गट के अंदर, वहाँ पर एल्कलाइन पीएच है और वो एल्कलाइन पीएच उसको एक्टिव फॉर्म में कर दिया। एक्टिव फॉर्म में कैसे हुआ, तो वो जो क्रिस्टलिन फॉर्म थी टॉक्सिन की वो सोल्यूबलाइज हो गया है गट के अंदर। अब कि वो क्या करेगा, मिड गट के अंदर जो आपके एपिथेलियल सेल्स है वहाँ पर बाइंड करेगा और वहाँ पर की जो सेल्स की स्वेलिंग करेगा एंड लाइसिस, और उनको ब्रेक कर देगा सेल को, जिसके कारण क्या होगा, इवेंचुअली कोजेज डेथ ऑफ द इंसेक्ट। उसने क्या किया, जो मिड गट के एपिथेलियल सेल्स थे उसके साथ बाइंड किया, वहाँ पे पोर किया सेल के अंदर, उसके अंदर जाके सेल की स्वेलिंग की और सेल को ब्रेक कर दिया, लाइसिस मतलब सेल डेथ करवा दी। तो ऐसे वहाँ पर कम्प्लीटली वो उसको लाइसिस करके वॉल को और इंसेक्ट की डेथ कर देगा और इवेंचुअली कोज डेथ ऑफ द इंसेक्ट। तो हमने बगैर कुछ किए, बगैर किसी केमिकल या पेस्टिसाइड का यूज किए इंसेक्ट को किल कर दिया है। देखिए आगे, स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन वर आइसोलेटेड फ्रॉम बेसिलस thuringiensis। अब क्या है कि अलग अलग इंसेक्ट के लिए थोड़े से अलग अलग जो जीन्स हैं उनको आइसोलेट किया गया है, जैसे कि, और वो आइसोलेट करके इनकॉर्पोरेट इनटू द सेवरल क्लोव प्लांट्स सच एज कॉटन। तो हमने आइसोलेट किया और उसको अलग अलग प्लांट्स के अंदर डाल दिया है, जैसे कि कॉटन के अंदर। द चॉइस ऑफ द जीन डिपेंड्स अपॉन द क्रॉप एंड द टारगेट पेस्ट। अब कौन सा जीन हमें लेना है वहाँ से, जो आपका बेसिलस thuringiensis बैक्टीरिया है वहाँ से कौन सा जीन लेना है, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी फसल के लिए उसको यूज करेंगे और उसके अंदर कौन से पेस्ट को आप टारगेट कर रहे हैं। देखिए, एज मोस्ट बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। जो मोस्टली जो बीटी टॉक्सिन होते हैं वो जो पर्टिकुलर इंसेक्ट के ग्रुप होते हैं उसके लिए स्पेसिफिक होते हैं कि भाई इस ग्रुप के लिए ये जीन स्पेसिफिक है। द टॉक्सिन इज कोडेड बाय ए जीन CRY1AC एंड नेम्ड क्राई। तो कौन सा जीन कोड कर रहा है बीटी टॉक्सिन का, तो हम कहेंगे क्राई जीन, याद रखना है क्राई CRY। तो आपसे पूछा जाए कौन सा जीन कोड करेगा आगे जाकर के बीटी टॉक्सिन को, तो नाम बताना है आपने क्राई जीन। कौन सा नाम है, क्राई जीन। और अब क्राई जीन का नाम अलग अलग है अलग अलग फॉर्म्स के लिए, जैसे हम कहेंगे CRY1AC, ये रहा CRY1AC, CRY2AB, ये क्या है, सभी ऐसे जीन्स हैं जो उस टॉक्सिन को कोड करेंगे। CRY1AB, तो हम अलग अलग जीन की फॉर्म को अलग अलग फसल के लिए, अलग अलग पेस्ट के लिए हम यूज़ करेंगे। देखिए, देर आर नंबर ऑफ दैम, फॉर एग्जाम्पल द प्रोटीन्स एनकोडेड बाय द जीन CRY1AC एंड CRY2AB कंट्रोल कॉटन बोलवॉर्म्स। तो ये एक तरह के इंसेक्ट हैं जो कि कॉटन को इफेक्ट करते हैं। तो उनके लिए हम कौन से प्रोटीन्स का यूज़ कर रहे हैं, कौन से जीन्स को हम आइसोलेट कर रहे हैं, तो CRY1AC जीन लेंगे और CRY2AB, दोनों जीन जो बीटी टॉक्सिन बनाएंगे आगे जाके, वो टॉक्सिन कॉटन बोलवॉर्म को किल करेगा। और जो CRY1AB है वो करेगा आपका कॉर्न बोरर को। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी कॉटन बोलवॉर्म्स को कौन से मतलब जीन्स किल करेंगे, मतलब जीन मतलब जो जीन आगे जाके प्रोटीन बनाएगा, तो कौन से जीन्स की रिक्वायरमेंट रहेंगी वहाँ पे, CRY1AC एंड CRY2AB। और यदि आपको कॉर्न बोरर को किल करना है तो उसके लिए आपको चाहिए CRY1AB। तो याद रखने की चीज़ें हैं, डायरेक्ट NCERT से ही क्वेश्चन उठता है। देखिए लिखा हुआ है कॉर्न बोलवॉर्म कैसा होता है, तो ये जो कपास का ये जो होता है टिंडरा, इसके अंदर आपका होल हो जाता है। तो ये आपको होल दिखाया हुआ है, वो जो वॉर्म होता है वो होल कर देता है। और जो दूसरा है वो आपका फुल्ली मैच्योर कॉटन बॉल, तो ये होल होने के बाद ये मैच्योर नहीं हो पाता इस कंडीशन में। तो अगले जो आपका वीडियो आएगा इसके अंदर हम करेंगे पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट की। ये तो हमने क्या किया, इंसेक्ट को किल करने के लिए हमने GM जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स का यूज़ किया। अब हम करेंगे कि पेस्ट रेजिस्टेंट हम कैसे बनाते हैं प्लांट को। इसके अंदर हम एक प्रोसेस की स्टडी करेंगे जिसको हम कहेंगे RNA इंटरफेरेंस या RNAi।